हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसैट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके यूपीएससी एग्जाम में काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं, समझते हैं पहले कि ये चैप्टर है क्या। क्योंकि मैं तो थ्योरी पढ़ाता हूँ भाई, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता मैं उसकी थ्योरी लिखवाता हूँ। इसकी थ्योरी मैंने कुछ लिखी नहीं हुई क्योंकि इसकी कोई थ्योरी है ही नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली जो भी आपने पढ़ाई करी है अभी तक, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, उन सब चैप्टर्स में से वो कुछ क्वेश्चंस निकालेगा और उन क्वेश्चंस को वो या तो अजम्पशन की तरह आपको पेश कर देगा या वो रिजल्ट या आउटकम की फॉर्म में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। या वो आपसे बोलेगा कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। कई क्वेश्चंस के अंदर आपसे रियल वैल्यू पूछी जाती है, कईयों के अंदर वो बोलेगा कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। जिन स्टेटमेंट में बोला जाता है क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, उसके लिए आपको कई बार जरूरत नहीं पड़ती है पूरे का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की। और कई बार अगर उसने रियल वैल्यू पूछ रखी है, जो कि रेयर है यूपीएससी के एग्जाम में, अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो वो बहुत रेयर हो जाता है। और अगर उस केस में आपको रियल वैल्यू निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को लेके बच्चों के मन में थोड़ा सा भय रहता है। 2019 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आए थे, भर दिया था पेपर उन्होंने। मतलब 5-6 क्वेश्चन मिनिमम थे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। और मैंने सही बताऊं तो मैंने खुद 2019 का ही पेपर लिया है जानबूझ के आप लोगों को दिखाने के लिए। इस सब्जेक्ट की स्पेशल कोई पढ़ाई नहीं है। आपको ध्यान होगा जब जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैं उसकी थ्योरी बढ़ा रहा था स्टार्टिंग में। उसका रीजन यही था कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बन सके, अगर कोई स्टेटमेंट्स ऐसी आती है तो आप उसको सोल्व कर सको, ठीक है। वही आज एप्लीकेशन का पार्ट है। 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, आप लोगों का टाइम खराब करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं 20 क्वेश्चन कराऊं और आप कुछ नया नहीं सीख रहे, इसका मतलब ये मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसको अपना चैनल बनाने के लिए आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दूं। नहीं, मेरे को रिजल्ट चाहिए आप लोगों का, आप रिजल्ट निकालिए और बात को समझें, ठीक है। जानबूझ के 2019 का पेपर लिया है जिससे आप 20, 21 और 22 इन 3 पेपर्स को खुद देख सको। पेपर रखना सामने, ठीक है। पेपर रखो, उसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन निकालना और उनको सोल्व कर देना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ये सब क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अभी तक मैंने डिस्प्ले पे लगा रखा है, सोल्व करके बंद करके जयराम जी की हो चुका उनका, ठीक है। बट आप लोगों को जो नए हैं, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं इसी महीने ज्वाइन किया है, हो सकता है उनके पास समय ना मिला हो पीवाईक्यू सीरीज देखने का। कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ाई करी है हमारी, अभी ये पूरी सीरीज देखी है, उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। अपने पे भरोसा रखो, आप लोगों को बहुत कुछ आता है, अब चिंता लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आज मैं फॉर्मूलेज भी आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मैं और ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस या मशहूर लोगों की तरह एक इतनी मोटी पोथी नहीं देने वाला आपको। मुझे पता है वो मेरे से याद नहीं हुई, तुमसे कहाँ से हो जाएगी, नहीं तुमसे हो जाएगी, चलो मान लिया, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। बट जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही अपने को करनी है। कुल मिला के अपने को 40 क्वेश्चन के आसपास सही करने, ठीक है। हमें सेलेक्टिव नॉलेज चाहिए, ठीक है। सीसेट क्वालिफाई है, आपको उसमें रैंक नहीं निकालना, रैंक निकालना है ऊपर वाले पेपर में, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे उतना जितना हम रख पाए दिमाग के अंदर। समझ रहे हो बात को? छोटी सी बात है, थोड़ा समय ले लिया होगा मैंने। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखो, इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है
इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। अच्छी बात है। अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट टू व्हीलर्स। Which of the following conclusion cannot be drawn from the above data? इसने क्या बोला है? Which of the following conclusion cannot be drawn from the above data? ठीक है, ये conclusion based approach है। इसके अंदर आपको conclusion पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं आपको assertion reasoning लगानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर इसकी जरूरत नहीं है, इस कलम की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपना माइंड लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, समझना है बात को और उसको अप्लाई कर देना है। देखो पेन छोड़ रखा है, आपके सामने हाथ है, देखो क्या कहता है। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर। उससे पहले क्वेश्चन एक बार समझते हैं। एक स्कूल है जिसमें 60% स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। स्टूडेंट्स हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, मतलब 40% जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर। हर फुटबॉल प्लेयर के पास हमारे क्या है, स्कूटर है। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा? 60% ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट हैव टू व्हीलर। देखो उसने ये बोला है, उसने ये बोला है आपको कि भैया 40% 40% बच्चों के पास टू व्हीलर है। उसने कहीं पे भी ये मेंशन किया कि आपके जो बाकी 60% बच्चे हैं उनके टू व्हीलर नहीं है? कहीं नहीं किया। तो आप उससे कंक्लूजन निकाल सकते हो सकता है किसी पे भी ना हो, उन 60 के 60 पे ना हो सकता है उन 60 के 60 पे हो, मतलब 100% पे हो, क्योंकि उससे 60 की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन 60 वालों के पास है नहीं स्कूटर या टू व्हीलर नहीं है। हो सकता है 60% वालों में एक भी आदमी के पास ना हो सकता है वो 60% वालों में 60 के 60% पे हो सकता है उस 60% वालों में 1% वाले के पास और हो सकता है 60% वालों में 59% वालों के पास स्कूटर हो या टू व्हीलर हो। तो इससे कुछ साबित नहीं होता। ठीक है, यही चीज आपको नोट करनी है। जरूरी नहीं है आपको सॉल्व करना पड़े, आप अपने दिमाग से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन बेस्ड, आपकी लॉजिकल रीजनिंग लग रही है इससे। ठीक है, तो मैं पहला इसका जो स्टेटमेंट है उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, कांटा मार सकता हूँ कि ये गलत है। ठीक है, अगला देखो, मैं पेन नहीं लगाऊंगा हाथ, आपको समझाऊंगा और ऐसे ही यही कॉन्फिडेंस अब आपको रखना है। पेपर के अंदर आपको सब आता है, याद रखो सब आता है। नो क्रिकेटर हैज अ टू व्हीलर। मुझे कैसे मालूम, मुझे कैसे मालूम? उसने बोला 40%, मतलब फुटबॉलर्स के पास स्कूटर है। मुझे नहीं पता कि क्रिकेटर के पास स्कूटर है या गाड़ी है या हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, मुझे नहीं मालूम। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल। ऐसा भी कहीं लिखा है कि भैया क्रिकेट प्लेयर अगर फुटबॉल खेलेगा तो उसकी हंटर से पिटाई हो जाएगी? कहीं नहीं लिखा। हो सकता है उनमें ओवरलैप हो। अब मैं आपको दिखाने के लिए पेन उठा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये फुटबॉलर है और ये क्रिकेटर है, हो सकता है ओवरलैप हो। पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर के अंदर, जिसमें इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जरूरत पड़ती है, इसको अप्लाई करोगे आपका चल जाएगा। बच्चे, मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग टेस्ट जब कंडक्ट करवा रहे थे तो बच्चों ने क्वेश्चन बिना पढ़े छोड़ दिया। इतना दुख हुआ ना कि फ्री का मार्क्स था, ले लो। समझो बात को, मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और कुछ नहीं किया है मैंने हकीकत में। अगले क्वेश्चन पे चलो। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और आप लोग ऐसे ही उड़ा दोगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक और एक टॉपिक था हमारा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज वाला हमने देखा था। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। पब्लिक इसके अंदर यूनियन लगाती है, ये सौ चीजें ड्रामाबाजी करती है, कुछ नहीं करना आपको। आपको सी सेट क्लियर करना है, आपको फॉर्मूला
आर्यभट्ट नहीं बनना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ, दिमाग लगाओ, सोल्व कर दो। ये रहा मेरा पेन, ये रख दिया मैंने नीचे, हाथ मेरे दोनों बांध रखे हैं आपके सामने, ठीक है। दूर रह के ही आप लोगों को बताता हूँ, चश्मा उतार देता हूँ, ग्लेयर आती है यार बल्ब की इससे, ठीक है। चलो, बल्ब होता है वैसे, बल्ब, बल्ब, तो ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। All members of a club went to Mumbai and stayed in a hotel. On the first day, 80% went for shopping and 50% went for sightseeing, whereas 10% took rest in the hotel. Which of the following conclusion can be drawn from the above data? सुपर इजी क्वेश्चन है, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है। बात को समझो क्या कह रहा है। कहता है 100 लोगों की एक बस है, मान लो बस है, वो पहुंचती है शिमला। शिमला पहुंच गई, हाथ खोल देता हूँ, अजीब लग रहा है। शिमला पहुंच गए वो लोग, अच्छा जी। होटल में पहुंचे, होटल में पहुंचते ही 10 लोगों की तबीयत हुई खराब। भैया वोमिट आ रही है, सर दर्द हो रहा है, हम नहीं जा पाएंगे। होते हैं ना, हर ग्रुप के अंदर ऐसा होता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बीमार हो जाते हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे, होता है, रियलिटी है। अब वो होटल में ही रह गए, उन्होंने खाई अपनी डिस्प्लिन, पानी पिया, ये पानी, पानी पिया, अपना आराम करा। कहते हम खिड़की खोलेंगे, आनंद लेंगे पहाड़ियों का। नहीं जा रहे। क्या बोला मैंने? नहीं जा रहे। कहाँ नहीं जा रहे? किसी भी एक्टिविटी को करने नहीं जा रहे। क्या मतलब उनके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल सही बात है। क्या मतलब आप उसको 90 कर सकते हो 100 की जगह, क्योंकि वो तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। अरे बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। वो आपके इनएक्टिव एलिमेंट हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो सिर्फ जनगणना बनाने वाले हैं। ठीक है, तो 100 से 90 कर दूंगा। तो अब आपका एक्टिव ग्रुप कितना है? 90 का। 90 में से एक ग्रुप गया हमारा, कहाँ पे गया भाई? शॉपिंग करने। चलो भैया माल रोड चलो। 80% लोग चले गए माल रोड। 80%, 80% मतलब 100 लोग थे, 100 में से 80 लोग चले गए भैया माल रोड, चले गए, बहुत बढ़िया बात है। तो 50% लोग, मतलब 50 लोग, 100 में से 50 लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए भाई? साइट सीइंग, नज़ारे देखने। वो हनुमान जी की कौन सी मूर्ति है शानदार सी, चले गए वहां पर। 80% लोग, मतलब 100 में से 80 लोग चले गए हमारे शॉपिंग करने मॉल रोड। 100 में से 50 हमारे चले गए कहाँ? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने गए? नहीं सॉरी, साइट सीइंग करने, हनुमान जी की मूर्ति देखने। नहीं, अच्छा, ठीक, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास तो 100 आदमी थे, अबे उन 100 में से 90 घूमने गए थे भाई, 10 तो होटल में ही रुक गए। बट तुम्हारी बातों से तो ये पता चल रहा है 80 आदमी एक जगह गए, 50 आदमी दूसरी जगह गए, टोटल तुम बात कर रहे हो भैया 130 लोगों की। ये कैसा गणित है? 90 लोगों की बात कर रहे हो और बात बता रहे हो 130 की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ लोग दोनों जगह घूम के, दोनों जगह घूम के, मतलब ओवरलैपिंग हुई है, ओवरलैपिंग हुई। कुछ लोग दोनों जगह घूमते हैं, बोथ प्लेसेस। भाई माल रोड से नीचे सीढ़ी पकड़ के ऊपर चला गया, हनुमान मंदिर देखा है, दोनों चीज हो गई। तो वो कितने लोग थे? 80 प्लस 50, 130, 130, 130 टोटल लोग, मतलब इसमें वो लोग भी हैं जो डबल भी गए। अब आप एक बात बताओ, अब आप मेरे को एक बात बताओ, टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है? आपकी टोटल पॉपुलेशन है 90। अगर आप ये
कॉमन मतलब दोनों जगह जो जो गए हैं वो निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई? ये 130 लोग हैं, इनमें से जो लोग कॉमन गए हैं वो तभी निकल जाएंगे अगर मैं उसको 90 से माइनस कर दूं, टोटल पॉपुलेशन से माइनस कर दूं तो एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। वो एक्स्ट्रा वही तो लोग हैं जो दोनों जगह गए हैं। तो 130 माइनस 90, 40, 40 ऐसे लोग होंगे जो दोनों जगह गए हैं। अच्छा जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि 40% लोग दोनों जगह गए। अब दिमाग ये लगाओ, 40% लोग, 40 लोग गए मतलब 40% लोग गए। भाई 100 आदमी का ग्रुप था, 40% आपके दोनों जगह गए हैं, इसमें मतलब 40 लोग दोनों जगह गए तो इसमें मतलब 40% लोग गए। स्टेटमेंट वन पढ़ो। 40% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज। यस, यस, पेन उठा रहा हूँ टिक मारने के लिए, टिक मारने के लिए, ठीक है। इसको काउंट नहीं करोगे तुम, टिक मारने के लिए यूज कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हैंड्स अप, खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए, हैंड्स अप। ठीक है, अब बात को समझो, क्या कह रहा है वो? कहता है कि जी 80% वेंट फॉर शॉपिंग। 30% लोग, इस लाइन में देखो, ये पेन उठाया अंडरलाइन करने के लिए बस, हाईलाइट का है। 80% वेंट फॉर शॉपिंग। अभी हमने बात करी है कि 40% जो लोग हैं वो दोनों काम कर रहे हैं। 40% लोग दोनों काम कर रहे हैं। 80% माइनस 40%, भाई ये 80% में भी तो वो लोग होंगे जो क्या नाम है दोनों काम कर रहे हैं। तो इनमें से निकाल दो 40%, तो कितने बचे? 40%। भाई 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40। तो 40% लोग होंगे जिसने सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करी है। अब स्टेटमेंट टू पढ़ लो। 20% वेंट फॉर शॉपिंग, गलत। इसको मार दो कान पर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जिनको नहीं समझ में आया अब उनके लिए मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो अब जिनको नहीं समझ में आया अब समझ में आ जाएगा। 100 लोग थे, 100 लोग में से 80 लोग आपके कहाँ चले गए? शॉपिंग पे। और 50% मतलब 50 लोग चले गए आपके कहाँ पे? साइट सीइंग के लिए। अच्छा जी। और 10 लोग ऐसे थे जो बीमार पड़ गए, तो वो कहीं पे भी नहीं जा पाए, तो मतलब अब लोग हो गए हमारे 90। सिंपल सी बात है, एक्टिव लोग तो 90 ही हो गए। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा जी, टोटल ये बातचीत कितने की हो रही है? टोटल ये बातचीत हो रही है जी आपकी 130 लोगों की। अच्छा, परंतु हमारे तो एक्टिव लोग ही 90 थे। ठीक है, तो जो दोनों जगह गए होंगे वो कितने गए होंगे? बोथ टोटल पॉपुलेशन माइनस में एक्चुअल पॉपुलेशन। तो आपकी बोथ, जहाँ पे दोनों लोग दोनों जगह गए थे उनकी पॉपुलेशन पता चल जाएगी। कितने गए थे? वो गए थे 40। अच्छा जी, एक बात निकल गई। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर हो गया, दोनों कौन से गए थे? 40% गए थे, ये ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि जी बोथ निकाल दिया आपने, ठीक है। अब सारी चीजें आप निकाल सकते हो, कौन कितना जगह गया था। मान लो वो कहता है ओनली शॉपिंग कितने गए थे? ओनली शॉपिंग, जो कि पूछा भी है, ओनली शॉपिंग। तो यहाँ पे इसके अंदर भी आपका बोथ वाला कंपोनेंट होगा 80 के अंदर, तो वो निकाल दो। 80 बोथ शॉपिंग मतलब शॉपिंग लिखा है, इसका मतलब इसमें वो भी लोग हैं जो क्या नाम है साइट सीइंग के लिए गए हैं। और जो दोनों जगह गए हैं वो है 40। तो सिर्फ ओनली शॉपिंग के कितने हो जाएंगे? 40। ठीक है, ओनली शॉपिंग आ गया, जो कि शायद आपसे पूछा भी गया। ओनली शॉपिंग 40 कह रहा, 20 कह रहा, तो ये गलत हो गया, 40 है। अच्छा, अगर आपसे बोल दे ओनली साइट सीइंग, ओनली साइट सीइंग था आपका 50, पर 40 लोग तो दोनों जगह गए हैं, तो एक जगह का आ जाएगा 10। मतलब साइट सीइंग का भी आप निकाल सकते हैं। सुपर सिंपल क्वेश्चन था, पेन की भी जरूरत नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। आप लोग कर सकते हो, भरोसा रखो अपने आप के अंदर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपने पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन देख लिया, लॉजिकल का देख लिया जिसके अंदर आपने बेसिक सेंस से क्वेश्चन किया। अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का एक नया टाइप देखेंगे जिसके अंदर पजल पूछी गई है। ठीक है,
पजल भी पूछ सकता है वो, हर तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। 2019 का पेपर, यकीन मानो स्टेटमेंट बेस्ड के लिए जन्नत था क्वेश्चन पेपर वो, ठीक है। इसीलिए मैं 19 का पेपर करवा रहा हूँ, और भी पेपर करवा सकता था मैं सिर्फ 19 का ही करवा रहा हूँ। 20, 21, 22 का आप लोगों को खुद करना है। बेस्ट प्रैक्टिस है पीवाईक्यू की। मेरी बात मानो, मेरी सलाह मानो, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे ना मेरे, उसमें स्क्रॉल करना, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली जो आप लास्ट एमसीक्यू होगा वो आपका 2022 का होएगा। आप उल्टा ही शुरू करो, 22 से उल्टा जाना शुरू करो, और वो क्वेश्चन करो जिसमें जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा है। ध्यान से सुन लो बात, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है आपके पास। चीजों को स्मार्टली करो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उसको आप, नीचे ही वीडियो का लिंक दे रखा है, तुरंत उस पर क्लिक करोगे पहुंच जाओगे। उसको देखो, समझ में आ जाएगा। एक तरह से आपके लिए मैंने पूरा का पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर एमसीक्यू भी आ गया आपका, आपने अपनी स्किल भी टेस्ट कर ली, और आपने उसका आंसर भी देख लिया। मेहनत आपको करनी है। जितनी मेहनत मैंने ये बनाने में लगाई है ना, उतनी ही मेहनत आप अपने लिए कर लोगे, आपका पेपर नहीं रुकने वाला। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है मेरे साथ, विश्वास रखो अपने ऊपर, और जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझो, ठीक है। तुम बात को समझो, हम क्वेश्चन को समझते हैं, और भाषण अपनी देने की कोशिश करूंगा मैं। चलो, क्या कह रहे हैं। अ 5 स्टोरी बिल्डिंग विथ फ्लोर फ्रॉम 1 to 5 इज पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर। जो कह रहा है कर दो यार, दो, एक, ठीक है, ये 5 माले की बिल्डिंग हो गई। चलो, क्या कह रहा है। द मिडल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। अच्छा, जो ये 3 फ्लोर हैं ये डिफरेंट कलर से पेंटेड हुए, ओके। द सेकंड एंड द फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड डिफरेंट कलर। सेकंड और जो फोर्थ है ये डिफरेंट कलर से पेंट है, ठीक है, ओके। द फर्स्ट एंड द फिफ्थ आर पेंटेड रेड। मतलब यही कॉमन है, ठीक है, मतलब 4 कलर थे ना। देखो क्या कह रहा है कि 4 डिफरेंट कलर हैं, एक कलर तो खत्म हो गया, अब बच्चे 3 डिफरेंट कलर जो भी रहे हैं वो इधर आ जाएंगे। पूछ ले जो मर्जी, भगवान है अब तो कर देंगे। टू ensure that any 2 consecutive floors have different colors, only statement 2 is sufficient। only statement 2 क्या कह रही है। The second and the fourth floor are painted in different colors। मुझे तो नहीं लगता ये अकेले कर पाएगी। चलो अगली देखो, कहता है ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज सफिशिएंट। थर्ड क्या कहती है। द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड। बिल्कुल सही जवाब। देखो, अगर मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो सिर्फ मुझे ये बता दिया कि जो तुम्हारा पहला और 5वां है फ्लोर वो सेम कलर का है, तो अपने आप ही तो ये निकल के आ गया कि भैया टोटल 4 ही कलर थे, एक कलर तो यूटिलाइज हो गया, बचे 3, वो इन्हीं में लगने वाले। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फिर भी फॉर द नेम से ऑप्शन सी देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, बट स्टेटमेंट 1 एंड अलोंग विद स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। जब हमें एक स्टेटमेंट में आंसर मिल ही गया तो मैं क्यों दिमाग मारूंगा इतनी बड़ी स्टेटमेंट। मतलब इफ एंड बट्स का तो सवाल तब उठता है ना जब मेरे को यहाँ पे जवाब ही नहीं मिलता, तो मेरे को सीधा सीधा जवाब मिल गया तो भाई स्टेटमेंट थर्ड अपने आप में ही बहुत है, तो मैं इसमें काहे दिमाग मारूंगा। इसी सेम बात से ये भी कैंसिल हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक और मास्टरपीस देखो, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है और कहीं का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैंने छेड़खानी नहीं करी है इस चैप्टर के अंदर। बाकी चैप्टर्स में मैंने सारे कॉन्सेप्ट से लेके बना के कराए, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, और टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आप लोगों का टाइम नहीं खराब करना। ठीक है, क्वेश्चन देखो करवाया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने पीवाईक्यू कराया करके दिखा दो भैया पोस्ट करके। चलो फिर भी कराते हैं।
Read the following statement S1 and S2 and answer the two items that follow. Twice the weight of Sohan. Twice the weight of Sohan is less than the weight of Mohan or Rohan. ठीक है. Twice the weight of Sohan is less than the weight of Mohan और रोहन. यही लिखा है. चलो, ये होगी स्टेटमेंट वन. स्टेटमेंट टू क्या कहती है? ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन एंड सोहन. ठीक है जी. चलो, मान लिया आपकी बात. क्या इसमें से कोई भी आपकी कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है? जवाब है नहीं. नहीं. इसका डायरेक्ट मैं आंसर लगा सकता हूँ सी एंड डी. मैंने लिखा भी नहीं था जानबूझ के, इस चीज से मैंने डिलीट करवा दिया था ये. ठीक है. हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. उसका रीजन पता है क्या था? कि बच्चे कैन नॉट बी डिटरमाइंड देखते के साथ ही टिक मार देते. मैंने हटवा ही दिया था उसका. मैटर ही क्लोज करो. चलो, अब आंसर तो बता दिया, सॉल्यूशन देखो क्या कारण है. देखो, उसने क्या कहा, सोहन का वेट का 2 गुना, ठीक है, वो भी कम पड़ रहा है मोहन और रोहन के वेट. मान लो, मान लो सोहन का वजन है 10 किलो. ठीक है. अब मैंने सोहन का वजन कर दिया 20 किलो. तब भी कम पड़ रहा है मोहन और रोहन के वजन से. हो सकता है मोहन का वजन 21 हो, इसका 22 हो, या इसका 21 हो, इसका 22 हो, या इसका 50 हो, इसका 55 हो, या इसका 60 हो, इसका 55 हो. कुछ पता है? नहीं पता है. नहीं पता है. ठीक है. अभी ये पता चला है कि जी 20 किलो से भी ऊपर है इनका वजन. अगर आप 1 किलो मानते तो 2 किलो के से भी ऊपर है. कुछ भी आप मान रहे हो ना. ठीक है. अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई. अगला देखो, उसमें कहता है जी 2 गुना अगर रोहन का कर दिया जाए. मान लो, देखो 20 किलो तो है ही, 20 किलो से ज्यादा हो. मान लो ये 30 किलो का. मान लो क्या जा रहा है, 30 किलो का भी मान लो. अगर ये 29 का हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 31 का हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं. 30 किलो का मान तो ये 60 किलो हो गया. 60 किलो हो गया. 60 किलो का वजन ज्यादा है. जो हमारा एम और एस है, मतलब सोहन सोहन का वजन तो ऑब्वियसली 20 किलो है, तो वो तो लीग से ही बाहर हो गया है ना. लीग से ही बाहर हो गया. बट अभी भी मोहन हमारी लीग में है. अगर ये 59 केजी का भी हुआ, 59 केजी का भी हुआ, तो भी आप आंसर नहीं निकाल सकते. कैसे कह दोगे कि भैया जो हमारा मोहन है वो हमारा हैवीएस्ट है. ठीक है. हो सकता है ये सिर्फ 9 किलो का ही हो सकता है ये सबसे लाइटेस्ट हो जाए. आपको थोड़ी मालूम है. तो इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से ये कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा. ठीक है. बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था. इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं. ठीक है. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने, मैंने जानबूझ के कम क्वेश्चन करवाए बट आपको समझाया ज्यादा. ठीक है. अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और फटफट एक बार नजर से निकाल देंगे. एक तरह से रिवीजन हो गया. चलो देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है बेसिकली हमने यूज करे हैं अपनी वीडियोस में. अपने एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में. हम कोई ऐसा एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं देखेंगे जो आपकी तैयारी को और कॉम्प्लिकेट कर दे. फॉर्मूलेज दुनिया जहान के हैं. ये कंपेयर करने में मत लग जाना कि इस पीडीएफ में तो मुश्किल से 20 25 30 फॉर्मूले हैं. ये तो कितनी गंदी पीडीएफ है. लिमिटेड चीजों को पढ़ना है आप. ठीक है. लिमिटेड चीजों को समझना है, क्योंकि लिमिटेड चीजें ही रिटेन रह पाएंगी और लिमिटेड चीजों का ही आप लोग उपयोग कर पाओगे एग्जाम. समझ रहे हो? तो
ये सारी की सारी जो हमने स्लाइड्स बनाई थी, जो हमने क्वेश्चंस किए थे पीवाईक्यू में या अपनी सीरीज में, वो मैंने लाके आपके सामने रख दिए। ठीक है, और ये सब समझने की चीजें हैं, कुछ नहीं है। जैसे मान के चल लो, ये पावर्स जो है मल्टीप्लाई के अंदर ऐड हो जाती हैं, डिवाइड के अंदर माइनस हो जाती हैं। अगर आपका इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखा हुआ है पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड हो रही है तो उसको रूट में लिख देना है। तो सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जैसे एच सी एफ एलसीएम पढ़ाया था, तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको एच सी एफ ऑफ द फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। एच सी एफ है तो ऊपर एच सी एफ आएगा, एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम आएगा। एवरेज पढ़ाया था, एवरेज के थोड़ा सा अच्छे से लिख कर उनको आपको बता दिया गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है। और एक बात ले लो, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, उसको लिटरली छोड़ दो। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, फॉर्मूला ही लिटरली आपको देखना ही नहीं, छोड़ दो उसको। इस टाइम पे आपको जितना जो समझ में आ रहा है वो दिमाग में रखो, लिमिटेड दिमाग में रखो जिसको आप रिटेन कर सको। कोई नई चीज मत सीखो इस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए मैंने आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत छोटा रखा, आधे घंटे का लेक्चर रखा। तो पीछे का मकसद यही था कि अब आपको कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए, समझे। जो जितना समझ में आ रहा है उतना उसको पढ़ लो। ठीक है, ये अपना ए एम जी एम एच एम का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, मतलब जनरली इस टॉपिक को मैंने नहीं कराया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये नहीं नहीं करवाया चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है। बट खुदा ना खास्ता आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, अमाउंट जो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मतलब कोई भी चीज है, मान के चलो आपने 100 रुपए का, 10,000 का मोबाइल ले लिया। ठीक, बात करते हैं, 10,000 रुपए का मोबाइल ले लिया। अब उस पे आपने किस्त भरनी है। ठीक है, किस्त भरनी है, और किस्त का आपका सारा अमाउंट जोड़ जाड़ के समझ के चल लो 10% लग रहा है, तो 1,000 रुपए की आपको किस्त भरनी है। ठीक है, अब 1,000 की किस्त भरनी है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका इंटरेस्ट, ये क्या है आपका एम, ये आपका प्रिंसिपल। ठीक है, और जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितने का फोन पड़ा, ये टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सिंपल, ये इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर बाई 100, कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं पी आर टी बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, कोई मसला नहीं है, कोई टफ नहीं है। भाई कितना प्रिंसिपल था, कितने दर पे आपने लिया, कितने टाइम के लिए लिया, मान के चलो वही अपना 10,000 रुपये वाला फोन की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे कितने, मान के चलो 10,000 रुपये का फोन है। ठीक है, उस पे 10% का आपने रेट लगाया। ठीक, और 2 साल तक की किस्त बनी, तो कितनी किस्त बनी आपकी, ये बन गई 2,000 रुपये की किस्त बनी। अच्छा, ये एक तरीका होता है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो एक सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एकदम साफ सुथरा इंटरेस्ट आपका लग गया किसी भी चीज। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। देखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट मान के चलो, मैं तो फॉर्मूला से कराता भी नहीं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, उससे कोशिश करना करने की। मान के चलो 10,000 रुपए की चीज है। ठीक है, पहले साल उसको ब्याज लगा 10% का ही मानते हैं सिंपल चीज रखने के लिए, तो 10,000 रुपए का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपए। ये फर्स्ट ईयर। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज कितना होगा सेकेंड ईयर का, 1,000 रुपए। ये 1,000 रुपए किस पे है, जो आपका ये वाला अमाउंट है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो ये भी इंटरेस्ट है, तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इसका 10% हो जाएगा आपका 100। ठीक है जी, 2 साल में अब उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 2 साल में उसको पैसा देना पड़ेगा आपका 1, 2,
100। ये इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलो अब मान के चल लो 3 साल का कह रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का कह रहा है, 1000 तो लगेगा ही, क्योंकि भैया इस पे लगा। अब हमने पढ़ा था कि जी ब्याज भी ब्याज लगता है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, ब्याज भी ब्याज लगता है, तो पहले भैया तू इस पे आ जा, तो इसका 10%, तो अब इस वाले पे भी तो लगेगा, ये भी तो ब्याज है, इसका 10%, 10, तो अब कितना हो गया, 0, 1, 1, 1, मतलब थर्ड ईयर पे इतना लगा, प्लस सेकेंड ईयर पे कितना लगा, 1100, तो फर्स्ट ईयर का कितना हो 1000, तो टोटल कितना हो गया, 1, 1, ये कितना है आपका, 1, 2, 2, फिर आपका हो गया 3, 1। तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही कुछ होगा, अगर मेरी कैलकुलेशन भी गलत होगी तो उसको माइंड करने की जरूरत नहीं। कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट बताना था, अगर आ जाता है तो इस टाइप से करना है आपको। ठीक है, नहीं आता है, बहुत मुश्किल से आता है, नहीं आता। ठीक है, तो इतना सीरियस इस टॉपिक को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आउटकम बहुत कम है। ठीक है, पॉपुलेशन का फॉर्मूला, हाँ ये आपको पता है। जैसे मान के चल लो कि 10,000 की आपकी पॉपुलेशन थी। ठीक है, ये है 2010 में, 2021 2011 के अंदर वो 10% बढ़ जाती है, तो अब आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई है, अब आपकी हो गई है 11,000। ठीक है, अब आपकी फिर दोबारा से बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 10% फिर बढ़ जाती है मान लो। ठीक है, तो अब इस पे कैलकुलेट करोगे, ना कि इस पे करोगे, तो अब आपकी नई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11,000 प्लस 1100। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी थर्ड ईयर की, मतलब 2012 की आ गई है, 2012 की आ गई। अब मान लो आपको कह रहा है निकालने को अगला 10%, मतलब 2013 की निकालने को कह रहा है, तो अब इस पे ही लगेगी, तो मतलब 12100, 1210, तो ये हो गया आपका 1331। तो ये आपका 2013 की आ गई। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बात को समझ में आ रही है। मैं साथ साथ मिटाता जरूर जा रहा हूँ, बट वीडियो में आपके पास है ही, तो आप देख सकते हो। फॉर्मूले की कॉपी गंदी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन से कोई सवाल पूछा नहीं जाता, डेप्रिसिएशन में उल्टा हो जाता है, कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे 10,000 का फोन है, ठीक है, फॉर्मूला हम यूज भी नहीं कर रहे, हम लॉजिक से कर रहे हैं। 10,000 का फोन है, अब उसकी 10% की वैल्यू कम हो गई, 10% की वैल्यू कम हो गई, मतलब 1,000 रुपया टूट गया। 10,000 रुपए की आइटम थी, 1,000 रुपया टूट गया, 1,000 रुपये टूट गया, तो कितने का बचा, 9,000 रुपये का बचा। ठीक है, अब अगले साल फिर उसकी 10% कम हो गई, तो अब क्या होगा, अभी 9,000 रुपये था, अब 9,000 रुपये में से 10 और कम कर दो, तो आपका आ गया 8100। अब फिर 10% कम हो गया मान लो, तो अब आप क्या कर दोगे, 8100 -810, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0, 9, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 7। ठीक है, मतलब कितना मर्जी दे दे आप निकाल लोगे, आपको चिंता नहीं लेनी, ये फॉर्मूले से डरने की जरूरत नहीं है। देखो कितने आराम से हो गया, कोई तरीका है, आप कॉमन सेंस लगाओ ना चीजों की। देखो, लाला बुद्धि लगाओ, लाला बुद्धि जो दुकान पे बैठता है ना, वो उससे जबरदस्त मैथ कोई नहीं कर सकता, बैठे बैठे निकाल देता है वो फॉर्मूला लगा रहा है क्या, ये लगाएगा क्या वो जीवन में, जीवन में नहीं लगाने वाला वो ये फॉर्मूला। जीवन में नहीं लगाने वाला, वो दिमाग लगाएगा। दिमाग लगाया मैंने भी, निकल गया। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलों को देख के, समझ गए बात को। और ये तो चैप्टर नहीं करवाया ना, तब भी आप लोग कर लोगे, मेरे को पूरा यकीन है, और वैसे क्वेश्चन नहीं आया, आ भी जाता है तो चिंता लेने की जरूरत नहीं, अभी आपको बता दिया। ठीक, चलो, फॉर्मूले, ठीक है, ये सब बताया है आपको। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का बताया नहीं था आपका, ये वही है। चाहे ग्रोथ कह रहा है, चाहे जो मर्जी कह रहा है, बेसिकली ग्रोथ क्या है आपका, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है, जो भी प्रॉफिट होता है आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपने ज्यादा पे बेची है, अरे भैया चला जाए यहाँ से, ज्यादा पे बेची है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। इसने क्या लिख दिया, कुछ अलग लिख दिया क्या इसने, कुछ अलग बात कर दी क्या, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस परसेंटेज निकालना है, तो बात खत्म। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब आता है, ठीक है। इन चीजों से घबराना मत। ये देखो लिखा हुआ, सब करा रखा है आपको, सब करा रखा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन बना के भी दिखा दिया, ठीक है। सब कुछ करा रखा है, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड कुछ भी नहीं है, ए और बी है और सी और डी है, कुछ नहीं करना। ए प्लस बी कर दो, ठीक है, ए माइनस बी कर दो, सी प्लस डी कर दो, सी माइनस डी कर दो। कितना बड़ा काम है ये। मतलब एक जगह कंपाउंड करना है, कंपाउंड, और एक में डिवाइड। कंपाउंड मतलब बढ़ रहा है, डिविडेंड मतलब घट रहा है। कंपाउंड डिविडेंड, कंपाउंड डिविडेंड, समझाया भी था आपको, ठीक है। तो सब करा रखा है आप लोगों को, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन बहुत तरीके से समझाया था, ठीक है। उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम, इतने ही क्वेश्चन करा दिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना, ठीक। और कौन सा है ये, परजीवी, सब करा रखा है, सब करा रखा है, सिर्फ ये वाला पढ़ लो, ठीक है। क्या इसको बताने की जरूरत है एवरेज कैसे निकालते हैं, शर्म की बात है। अगर मेरा मुंह मत खुलवाओ, सब पढ़ा रखा है तुम्हें, ठीक है। एपी जीपी सब बताया हुआ है। अच्छा, और हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेटिव स्पीड की बात कर दी, लेंथ की बात कर दी, पूरा करा रखा है। जरूरत है इसकी, सब बताया हुआ है, सब करा रखा है आप लोगों को, ठीक है। रेस और क्लॉक देख लेना एक बारी, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का आ गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना, ठीक। करवाया हुआ है, रिवाइज कर लो, ठीक। पेपर से पहले एक बार देख के जाओ, ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रूट्स निकालते हैं, वैल्यू निकलती है, रूट्स निकलती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछता है, नहीं पूछता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर ऑफ द रेयर में पूछता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है तो रूट्स आपकी जो निकलती है वो इससे निकलती है। रूट्स क्या हो गया आपका, जैसे मान के चलो, ये देखो सम ऑफ द रूट्स, आपको बोलेगा सम ऑफ द रूट्स निकालने को, तो जी सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको बोलेगा सी बाई ए। इसको देख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ खत्म हो गया। कुछ चीजों की सिंपल वैल्यू, जिसकी पावर जीरो हो वो अपने आप में वन हो जाता है, जिसकी वन हो तो वो तो अपने आप में अपना ही होता है। स्क्वायर होता है, आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यूब होता है तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिंपल फॉर्मूलेज है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाना, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स भी करा सकता, तो कोई फायदा नहीं है, आएगा ही नहीं। पर यही परमुटेशन देखो, परमुटेशन के बारे में मैंने अच्छे से लिखा है, चीजों को समझ सको आप। एंड के बारे में बता दिया, और के बारे में बता दिया, ठीक है। ये चीजें ना भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, मेरे को बस आप लोगों को रिवाइज कराना है। नहीं समझ में आता छोड़ दो, आपको सारी चीजें समझाई गई हैं, हर चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे परमुटेशन हो गया, सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, ये सब पढ़ रखा है हमने। नेकलेस वाला बताया था आपको कि बिट्स होंगी 10 होंगी तो आपको एक माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू कर देना है, वही यहाँ पे हो रहा है बस, ठीक है। वही चीज, ये ज्यादा छोटा हो गया, नहीं तो हम बड़ा कर देंगे, क्या बात होगी। ज्यादा छोटा हो गया, इस चीज के लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे, ठीक है। सिलेक्शन हुआ, सब बताया हुआ है आप लोगों को, सब कर रखा है आपने, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं पूछता कोई भी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये करवा रखा है आपको। प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। अच्छा, अब आओ, ये चैप्टर मैंने नहीं कराया आप लोगों को, ठीक है। इनके कौन कौन से आपको पढ़ने हैं वो मैं टिक लगा रहा हूँ, वही पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। रेक्टेंगल पढ़ना है, ठीक है, मतलब तीनों पढ़ना है। स्क्वायर पढ़ना है, ट्राइंगल पढ़ना है, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना है, जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। सर्कल पढ़ना है, सेमी सर्कल पढ़ना है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पढ़ने। अब आ जाओ थ्री डी में, ये टू डी था, अब थ्री डी में आ जाओ। थ्री डी में आपको क्या क्या पढ़ना है,
क्यूबॉइड पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, करा ही दिया यार क्यूब वो क्यूबॉइड। प्रिज्म जरूरत नहीं है, सिलेंडर पढ़ना है, पिरामिड देख सकते हो, देख सकते हो, मर्जी है आपकी, देख लेना, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। कौन करना है, स्पेयर करना है, हेमिस्फीयर। तो ये जो टॉपिक है ना, सिंपल, ये 2D वाला हो गया, 3D वाला हो गया, इसमें से क्वेश्चन जनरली जो है वॉल्यूम के ऊपर निकलते हैं। वॉल्यूम से आपसे पूछा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? वॉल्यूम को पढ़ना है। ठीक है, वॉल्यूम से पूछा जाएगा। सरफेस एरिया से पूछा जा सकता है। लिटरल सरफेस एरिया से बहुत कम पूछा जाता है, सरफेस एरिया से पूछा जा सकता है कि एक शीट है, उसमें से आपको कोई चीज बनाने को कह देगा, सिंपल फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं। एक क्वेश्चन आएगा मैक्स टू मिनट्स, उसके लिए आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, समझ लो, आपका हो जाएगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें आओगे, इस चैप्टर में आओगे, क्या है ये रेक्टेंगल वगैरह में, इसमें हाँ पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरिया इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको, मैंने पढ़ने को भी 4-5 चीजें गई हैं, चार तो ये हो गई, दो छः, छह चीजें इसमें पढ़ने को गई। इसके अंदर मैंने ज्यादा आपको पढ़ने को कहा ही नहीं, सिर्फ दो चीजें गई हैं, टोटल सरफेस एरिया पढ़ लो, वॉल्यूम पढ़ लो। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी। तो हमारी जर्नी इस सेशन की, क्रैश कोर्स की, यहीं तक थी। अभी बंद मत कर देना, बात को पूरा सुनो और समझो। बेसिकली आप लोगों को एग्जाम से पहले ऐसा लगेगा कि आप इल प्रिपेयर्ड हो, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि सी सेट गड़बड़ा सकता है। चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है मेरे साथ, मुझे मालूम है उसका। मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ आपको नहीं पता होगा, ये बात मैं बता देता हूँ। मंडे है आज, 35 ईमेल्स पेंडिंग है मेरी, जिनका रिप्लाई करना है, और मैं डेली रिप्लाई कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और कितना विश्वास दिखा रहे हैं। 35 पेंडिंग ईमेल्स पड़ी हैं जिनको मेरे को अभी रिप्लाई करना है। 35 डेली, करीबन 50-56 इस टाइप से ईमेल हमारे को आती है, और क्लब होने के बाद इतना डाटा बन जाता है। मेरे को 2-2.5 घंटे लगते हैं हर दिन ईमेल के रिप्लाई करने। इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। आपके डाउट होते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे जैसे मर्जी हो, आप पूछते हो, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, डिटेल रिप्लाई कर रहा हूँ। मसला यही है कि डिटेल रिप्लाई कर रहा हूँ। कुछ लोग PYQ भी पूछ रहे हैं, ठीक है, अरे भैया उसकी वीडियो दे रखी है मैंने, फिर भी मैं उनको सोल्व करके देता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम है आपको बताना। आपने क्वेश्चन पूछा तो मेरे को जवाब देना है उसका। तो इससे पता चलता है आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपना मनोबल खोने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, कर लोगे। ठीक है, अपने को 40 क्वेश्चन ठीक बिठाने, 40 भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बफर होना चाहिए। भाई मान लो मैथमेटिक्स के अंदर मेजर पार्ट हम कवर कर चुके हैं, मेजर, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप टाइम लगाओगे तो आपको फल मिलेगा, वो सब हमने करा है, और डिटेल में करा है, डीप में जाके किया है, क्वेश्चंस को अच्छे से खंगाल दिया है हमने। ठीक है, आप लोगों ने चीजें समझ ली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम में जब तुम पेपर दोगे तो उस टाइम पे अपना आपा मत खोना, अपना कंपोजर बना के रखना, और ये सोचना कि सर ने किस टाइप से बताया था। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मैं सच बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है फॉर्मूले की मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ, सोचो, आप मजिस्ट्रेट बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो,
इतनी तार्किक शक्ति आपकी होनी चाहिए, इतनी आपकी रीजनेबिलिटी, रीजनिंग की शक्ति होनी चाहिए कि आप चीजों को समझ सको, सुधार सको, कर सको प्रेशर के अंदर। और जो क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहा है वो सबके लिए टफ है। अच्छा, अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे? पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वन गो के अंदर जो जो क्वेश्चन आपसे इजीली हो रहे हैं 1 मिनट 1.5 मिनट में, उनको निपटा दो। मैथ्स के, रीजनिंग के जो 1 मिनट 1.5 मिनट में हो रहे हैं उनको निपटा दो। जहां फंस गए वहीं रुको, वहां पे डॉट लगाओ, आगे बढ़ जाओ। और होगा ये आपके साथ ऐसा कि आपको ये लगेगा कि यार 80 क्वेश्चन में से पहले गो के अंदर सिर्फ 15 हुए, मैं तो गया, या 20 हुए, मैं तो गया। चिंता मत लो, चिंता नहीं लो, फर्स्ट गो था। मैं सच बता रहा हूँ, आप जैसे जैसे सोल्व करते जाओगे पेपर, आपके दिमाग में चीजें आती जाएंगी। कई बार ऐसा होता है, आपने क्वेश्चन किया, मान लो एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन है, वो कर दिया, पर कहीं जाके फंस गए। बट एंड में जाते जाते जब आखिरी क्वेश्चन, आखिरी 3-4 क्वेश्चन रह रहे होंगे जिनको आपको पढ़ना, तब आपके क्लिक हो जाएगा कि अरे अरे अरे, वहां पे ऐसे होना था, या ये अप्रोच लगनी थी। समझ रहे हो? और हो सकता है कि क्वेश्चन इतना टफ हो वो जो आप नहीं समझ पा रहे हो, उस पे अपने ईगो पे ले लेना, ईगो पे नहीं लेना है। ईगो पे किसी भी क्वेश्चन को नहीं लेना, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत ले लेना। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। फर्स्ट गो के अंदर आपको पेपर देखना है, 1-1.5 मिनट देते जाओ, निपटा दोगे। ठीक है, 40 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर मैथ्स का एक बारी देख दोगे। उसमें से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी निकल गए, बहुत सही। ठीक है, 40 मिनट में 10 क्वेश्चन निकाल दिए आपने, 25 नंबर आपके हाथ में आ, उनको कंसोलिडेट करो, साइड में रखो। अब अगले क्वेश्चन, अगले राउंड में चलो। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े टेक्निकल होंगे, जिसके अंदर आप, क्या नाम है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट आप वो सोल्व कर दोगे, क्योंकि आप उसके अंदर दिमाग लगा चुके, एक रीड लगा चुके हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मान लो 2-2 मिनट लगेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से निकाल, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से निकाल, 20 क्वेश्चन कंसोलिडेट हो गए आप। करेक्ट, एकदम करेक्ट, जो है 100% करेक्ट है। उन बच्चों का बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही फंसे हुए हैं, और मान लो सी सेट बहुत टफ आ गया, हो गया ना 20 क्वेश्चन। शांति रखो दिमाग के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन की तरफ शिफ्ट करो, क्योंकि माइंड फ्रेश होएगा थोड़ा। ठीक, 1 घंटे के अंदर आपने इतना कर दिया, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो, सोल्व करो। मान लो वहां से 5 नहीं तो 40 क्वेश्चन में से यार 10 क्वेश्चन तो आप निकाल दोगे कॉम्प्रीहेंशन के। ठीक, ठीक, मान लो आपने 15 किए, 10 तो निकल गए, ठीक, 30 क्वेश्चन आ गए अपने पास करेक्ट, 35 तुम अटेम्प्ट कर चुके। ठीक है, वहीं रुक जाओ, आपका 1.5 घंटा हो गया। फिर दोबारा से सी सेट के वो क्वेश्चन उठाओ जिनमें आपको लग रहा था कि ये हो सकते हैं, उनमें से क्वेश्चन निकालो। 40 क्वेश्चन आपके निकल गए, आप पास हो जाओगे, और कोई बड़ी चीज नहीं है, हो सकते हो। ये मैंने उन बच्चों को बताया जो बिल्कुल ऐसे हालात में जिनसे नहीं हो रहा। ठीक है, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही अभी शुरुआत करा है, लेट हो गया, या नहीं समझ में आया, या किसी कारणवश नहीं कर पाए, उन बच्चों का है। जो बच्चे रेगुलर देख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, जो जैसे मैंने प्लानिंग बताई उसको कर रहे थे, वो 60 मार के आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, 60-65 मार के आएंगे क्वेश्चन। ठीक की बात हो रही है, और बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को। और अब आप कहोगे आप इंग्लिश का कैसे कर सकते हैं? अरे यार, पता क्या सीन होता है जब आप रीजनिंग क्वांट करते हो ना, ये सारी तीनों चीजें जो है ना इंटरकनेक्टेड। अब आप कहोगे लैंग्वेज इंटरकनेक्ट कैसे होगी सर, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, वहां पे आपकी रीजनिंग काम आने वाली है भाई। आपकी रीजनिंग बनी है, आपकी रीजनिंग पे काम किया गया है, आपका एटीट्यूड डेवलप किया है हमने। ठीक है, एटीट्यूड डेवलप किया है, एप्टीट्यूड डेवलप किया है, रीजनिंग एबिलिटी में आपकी डेवलप की है। चिंता मत लो, कॉन्फिडेंस रखो,
मॉक टेस्ट जो दे रहे, ठीक है, मॉक टेस्ट को इतना सीरियस नहीं लेना है। अगर मॉक टेस्ट बनाने वाले इंस्टीट्यूट इतने परफेक्ट होते तो वो यूपीएससी ही ना हो जाते। एक भी बच्चा क्यों फेल हो रहा होता? पूछना कभी अपने आप को। कोई भी एकदम परफेक्ट मॉक टेस्ट नहीं बना सकता, ठीक है, कोई भी एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता यूपीएससी क्या बोलने वाला। मैं भी अगर एज अ टीचर जाऊंगा ना पेपर देने, मान लो वैसे खत्म हो चुका, अगर मैं जाता हूँ पेपर देने, तो मैं भी 100% बता सकता हूँ कि मैं 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के नहीं कर सकता। जो ये क्लेम कर देता है ना कि मैं 40 के 40 कर रहा हूँ, वो आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। आपको पास होना है। एसएससी सीजीएल नहीं है इसमें कि आपको 200 में से 200 मार्क्स चाहिए, जो भी चाहिए होते हैं मेरे को नहीं मालूम। आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, ठीक है। आपको सी सेट में रैंक नहीं निकालनी है, आपको रैंक निकालनी है पहले वाले में, ठीक है। सी सेट में रैंक नहीं निकालनी, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो अपने पे भी, मटेरियल पे भी, और रिवीजन करो अब, ठीक। पीवाईक्यू सीरीज देखो पूरी, रपट दो एकदम पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है, हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। हमारा क्रैश कोर्स खत्म होता है, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, ठीक है, सपोर्ट करते रहो, और आशा करता हूँ आप सबका एग्जाम शानदार जाए, और आप खुश होकर बताओ कि सर आपने जो पढ़ाया था वो बहुत काम आया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।